Hello students, myself Mohitvang Prakash. गुड मॉर्निंग। और आज हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के रेस्पिरेशन व एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कैसे श्वसन और उत्सर्जन करता है। इससे पहले हमने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, और उससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये देखा था कि वो कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है और उस फूड के द्वारा कैसे किस प्रकार से फीडिंग करता है, और फीडिंग करने के बाद डाइजेशन में किस तरीके से उसको फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हमने ये उसके डाइजेशन में पढ़ा था, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस प्रकार बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो आज हम श्वसन और उत्सर्जन में भी यही देखेंगे कि अमीबा वो पैरामीशियम किस प्रकार श्वसन करता है और उत्सर्जन भी किस प्रकार करता है। तो आइए देखते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम का रेस्पिरेशन एवं एंड एक्सक्रीशन, श्वसन एवं उत्सर्जन। तो श्वसन क्रिया अमीबा तथा अन्य अलबड़िया यानी एक्वेटिक वाटर प्रोटोजोआ एनिमल्स की भांति अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल तनुतक यानी पेलिकल से विसरण की क्रिया द्वारा होती है, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा होती है। जल में विलीन ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर विसरित हो जाती है तथा जीवद्रव्य अणुओं प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन के काम आती है, ऑक्सीडेशन में काम आती है। अपचयी यानी कैटाबॉलिक उत्सर्जी उत्पाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा नाइट्रोजिनस मटेरियल अमोनिया बाहर डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि चारों ओर के जल की अपेक्षा शरीर में बॉडी में इन पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है। इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले क्रिस्टल वास्तव में उत्सर्जी उत्पाद ही होते हैं, जो पहले विलीन होते हैं और फिर संकुचनशील रिक्तकाओं के लिक्विड के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं, यानी बाहर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। तो ये था पैरामीशियम कॉर्डेटम का एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे इसके ऑस्मो रेगुलेशन की, जिसे हम हिंदी में परासरण नियमन कहते हैं। तो इसका ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, आइए देखते हैं। पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तकाओं द्वारा ही परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है। बॉडी से बाहर चारों ओर के जल वाटर की सांद्रता बॉडी के अंदर होने वाले साइटोप्लाज्म की अपेक्षा कम होने के कारण अंतःपरासरण एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया
की रिएक्शन निरंतर यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में होती रहती है, जिससे बॉडी में वाटर निरंतर कंटिन्यूअस फॉर्म एंटर करता रहता है। अंतर्ग्रहित भोजन के साथ भी वाटर की थोड़ी मात्रा अंदर पहुंचती रहती है। जल की इस अधिक मात्रा को संकुचनशील रिक्तिकाओं या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की हेल्प से बाहर निकाला जाता है, जो पेशी तंतुकों या मायोफाइब्रिल्स की कंट्रैक्शन की हेल्प से नियमित मध्यांतरों पर प्रकुंचन, सिस्टोल और अनुशीतलन डायस्टोल करती रहती हैं। आइए अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, जिसमें पैरामीशियम में कैसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है और किस प्रकार से गैसेस एक पेलिकल के द्वारा बाहर डिफ्यूज होती हैं। तो आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा कैसे ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है और पेलिकल के द्वारा कैसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें वाटर H2O अंदर जा रहा है और उससे CO2 बाहर आ रही है, किसके? पेलिकल के द्वारा। यानी पेलिकल इसकी सेमी परमिएबल है, इसलिए पेलिकल से ही ये दोनों बाहर आ रहे हैं। और साथ में अमोनिया, नाइट्रोजनस पदार्थ अमोनिया भी बाहर आ रही है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पेलिकल, सेमी परमिएबल पेलिकल से अंदर जा रही है। तो ये पेलिकल के थ्रू इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। अब बात करते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन की। तो ये देखिए, ये हमने इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम ए पार्ट में दिखाया। अब 3 पार्ट में हम इसको ऑस्मोरेगुलेशन दिखाएंगे। अभी इसमें वैक्यूल में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये सिस्टोल पोजीशन में है, ठीक है, जिसमें रेडियल कैनाल्स इन डायस्टोल पोजीशन में है। रेडियल कैनाल्स डायस्टोल पोजीशन में है, ठीक है। उसके सी पोजीशन में वैक्यूल इन डायस्टोल, यानी वैक्यूल में जब वाटर भर गया, ठीक है, तो वैक्यूल डायस्टोल पोजीशन में आ गई और रेडियल कैनाल्स सिस्टोल पोजीशन में आ गई, क्योंकि रेडियल कैनाल्स में कुछ भी फिल्ड नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर ये पेलिकल की कवरिंग होती है। और अब देखिए, यहाँ पर जब वैक्यूल बर्स्ट होती है तो उससे जितना भी वाटर है वो बाहर निकलता है। इसमें वैक्यूल की बर्स्टिंग और वाटर जो है पेलिकल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पैरामीशियम रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का
विजुअल डायग्राम। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। अब बात करते हैं हम इसके। तो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ नलिकाओं में स्रावित किया जाता है या सिक्रीट किया जाता है, जहां से यह वृक्की नलिकाओं नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स एवं भरण नलियों फीडर्स कैनाल्स में प्रवाहित होकर फ्लो होकर नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स की तुम्बिकाओं या अरीय नलियों रेडियल कैनाल्स में इकट्ठा या कलेक्ट हो जाता है। ये रेडियल कैनाल्स अभिसारित होकर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में विसर्जित या डिसॉल्व हो जाती हैं। जब रिक्तिका बढ़कर अपना अधिकतम साइज प्राप्त कर लेती है तो कंट्रैक्शन होकर डॉर्सल सरफेस पर पेलिकल में स्थित एक पोर द्वारा बाहर विसर्जित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्पंदन बहुत तेज होता है, क्योंकि कोशिका साइटोफेरिंक्स द्वारा पोस्टर पार्ट में ही वाटर की मात्रा अधिक छोड़ी जाती है। तो बच्चों, आज हमने इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, और कल हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।